नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज हम शिक्षा नीति पर बात करेंगे, स्कूली शिक्षा पर हम बात करेंगे। खासकर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसकी बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है, जिसमें कई जो है सलाह दी गई है, कई प्रपोजल दिए गए हैं। एक प्रस्ताव ये दिया गया है कि 5वीं क्लास तक किसी भी छात्र को फेल ना किया जाए। हालांकि काफ़ी हद तक 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों का जो इम्तहान और फेल करने का फैसला है वो राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है कि वो अपने हिसाब से इसे तय कर सकते हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसमें चर्चा में आई हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसकी डेडलाइन भी अब आगे बढ़ा दी गई है कई साल तक। और इसके अलावा 10वीं कक्षा में इम्तिहान को लेकर कोई ख़ास फैसला नहीं हुआ। हालांकि इस फैसले पर काफ़ी नज़र थी कि आखिर 10वीं क्लास में जो है इम्तिहान और ग्रेडिंग सिस्टम उसको लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। इसको काफ़ी हद तक CBSE के लिए छोड़ा गया है कि वो इस पर फैसला कर सकते हैं। और जो नो डिटेंशन नीति है, नो डिटेंशन पॉलिसी जो है, इसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, ऐसा कई राज्य के जो शिक्षा मंत्री थे उनका ऐसा मानना था। इस पर क्या फैसला होगा, किस तरह से आगे मंथन चलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अनीता रामपाल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। विमल कुमार मौजूद हैं, पत्रकार हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं UNI में। इसके अलावा मेरे साथ मॉडर्न स्कूल की फॉर्मर प्रिंसिपल लता वैद्यनाथन फोन लाइन पर मौजूद होंगी। हम कोशिश करेंगे हमारे साथ कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके TSR सुब्रमण्यम वो भी जुड़ जाएं। शिक्षा नीति पे खासकर उनका काफ़ी बड़ा काम है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो। और हमारे संवाददाता नव विक्रम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं और इस पर उन्होंने रिपोर्ट भी तैयार की है। नव विक्रम, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो बिंदु बताए अपनी प्रस्तावना में, इसके अलावा क्या कुछ महत्वपूर्ण है दर्शकों के लिए जानना जो कि इस बैठक में चर्चा में आया? देखिए आरफा, बताना चाहूँगा कि इस बैठक में जो मुख्य मुद्दा रहा वो शिक्षा के स्तर की बात हुई, शिक्षा की गुणवत्ता की बात हुई। गिरता हुआ शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर, सभी राज्यों की ये सहमति थी कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, ग्रेडिंग सिस्टम है, उसमें कई खामियां हैं। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, सर्वे में ये बात सामने आई है कि ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है। तो सभी राज्यों का ये मानना था कि इस सिस्टम को कम किया जाए। इसके अलावा सब, और जो दूसरी बड़ी बात है, राइट टू एजुकेशन में बदलाव की बात की गई है। राइट टू एजुकेशन को में कई चीज़ों को कोडिफाई करने की बात की गई है। ये सलाह दी है केंद्रीय माध्यमिक सलाहकार बोर्ड ने। तो अब आगे ये देखना होगा कि कैबिनेट में ये अप्रूव होता है या फिर संसद में फिर इसे ले जाया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता मुख्य मकसद था इस पूरी चर्चा का। जी आरफा। लेकिन नविक्रम, ये बताइए कि क्या सभी राज्यों का ये मानना था कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है नुकसान पहुंचा रहा है, या कुछ राज्यों का मानना था? अधिकतर राज्यों का ये मानना था कि ग्रेडिंग सिस्टम से नुकसान हुआ है। और बीते कई सर्वेज में ये बात सामने आई है, जो सर्वेक्षण हुए हैं उसमें ये बात सामने आई है, असर का सर्वे हुआ है और बाकी सर्वेज में, कि ग्रेडिंग सिस्टम से काफ़ी नुकसान हुआ है शिक्षा के स्तर को और खासकर गुणवत्ता को। इससे ड्रॉप आउट में कमी आई है, ये भी माना गया है कि ड्रॉप आउट में कमी आई है, लेकिन गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया नविक्रम। TSR सुब्रमण्यम हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ सीधे रुख करते हैं, फिर हम स्टूडियो आएंगे। सुब्रमण्यम जी, बताइए फिलहाल कि जिस तरह के फैसले या जिस तरह की सलाह, जो प्रस्ताव दिए गए हैं फिलहाल इस बैठक में, कैब की बैठक में, उसमें आपका क्या मानना है? खासकर जो 10वीं क्लास में इम्तिहान को लेकर जो मुद्दा था उसको नहीं छुआ गया है, लेकिन काफ़ी हद तक जो इम्तिहान 5वीं और 8वीं का है वो राज्य सरकारों पर छोड़ देना, क्या ये अक्लमंदी का काम है? अच्छा हुआ है, इसलिए कि आपको याद रहेगा कि करीब दो तीन महीना पहले वो जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया है एजुकेशन पॉलिसी को बदलने का, और उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में क्लियर रिकमेंडेशन था कि 5 तक डिटेन न किया जाए और 8 तक जो है आवश्यकता पड़े तो डिटेन कर ली जाए। तो ये बड़ा मेजर स्टेप है, क्योंकि अभी जो गिरावट आई है, गिरावट देख रहे हैं, वो हमारी डिटेंशन पॉलिसी की वजह से, जिसका टीचर का इंटरेस्ट नहीं है, कोचिंग में इंटरेस्ट नहीं है। और ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि ड्रॉप आउट रेट की वजह से, क्योंकि जो ड्रॉप आउट पहले नहीं होता है 9 में जाके होता है, तो आखिर में उतना ही ड्रॉप आउट होता है। तो आखिर में इतना बताना है कि हमारी कमेटी ने 90 रिकमेंडेशंस दिए हैं, लग रहा है कि उसे कार्यान्वयन शुरू हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है नो डिटेंशन का, RTA का परिवर्तन करने का,
ये बहुत वेलकम स्टेप है। हमने सजेस्ट किया था कि ऑल ओवर इंडिया ये बात हो, लेकिन एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए शायद स्टेट को चॉइस दिया गया है कि इस विषय में। लेकिन शुरुआत है, और क्वालिटी का, इंक्लूसिविटी का दो मेन प्रॉब्लम्स है हमारी एजुकेशन फील्ड में। लग रहा है गवर्नमेंट सीरियस है कि इसको एड्रेस करना। लेकिन सुब्रमण्यम जी, एक सवाल बहुत गंभीर जो उठता है वो ये कि जब ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, इम्तिहान को हटाया गया था, तो काफ़ी क्रांतिकारी कदम बताया गया था। हिंदुस्तान के कमोबेश जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका ये मानना था कि दरअसल जो जितना तनाव होता है छात्रों को, बहुत सारे छात्र जो हैं वो दरअसल खुदकुशी कर रहे थे, जितना मुकाबले का पूरा माहौल बनाया गया था, उससे बचाकर कहीं ना कहीं जो लर्निंग है, यानी जो सीखना है, उसे एक खुशी का, एक जॉय का जो है वो रीज़न बनाया जाए, उसे बताया जाए, और इस वजह से ये इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या हम वापस वहीं जाने वाले हैं जहां से शुरू किया था? बात वो नहीं है। ऑन प्रिंसिपल नो डिटेंशन अच्छा पॉलिसी है, फॉरेन में भी, अमेरिका में, यूरोप में भी होता है, लेकिन इंडिया में ग्राउंड कंडीशंस डिफरेंट हैं। इसी को हमने एनालाइज किया है। नो डिटेंशन पॉलिसी रखने से क्या क्या फ़ायदा है, वो रखने से क्या क्या नुकसान है। और हमारी सिस्टम में, एग्जिस्टिंग सिस्टम में जब 70% बच्चे आते हैं डिप्राइव्ड, इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड में, प्राइवेट कोचिंग नहीं हो पाता है, घर में उनको ट्यूशन के लिए फैसिलिटी नहीं होता है, तो वहाँ बहुत आसान नहीं है। वो तो बात की बात है। आज की तारीख में हमारी कंक्लूजन ये रहा है कि इंडियन ग्राउंड कंडीशंस में, हाँ ये तो सही है कि ऑन प्रिंसिपल सिद्धांत रूप से नोटिफिकेशन करेक्ट है, लेकिन उनको आजकल बच्चों का छोड़ दिया जाता है। उनका 3 मौका देनी चाहिए, वो क्लास की लेवल में इंप्रूव करने का, जहाँ गैप है, रिमीडियल कोचिंग वगैरह हो, वो सब ऐड होना है। केवल आप नोटिफिकेशन को हटा के और स्टेप नहीं लेंगे, ये बिल्कुल नेगेटिव होगा। तो इसलिए कि कुछ स्टेप भी और लेना पड़ेगा कि सोशली, एजुकेशनली सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चों के लिए आपका एक्स्ट्रा सुविधा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह के लिए, ताकि वो सीख के पास करें, ऐसा 0 मार्क लेके पास ना करें। ये बहुत जरूरी है। टीएसआर सुब्रमण्यम जी हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल लता वैद्यनाथन भी मौजूद हैं, काफ़ी सालों तक वो मॉडर्न स्कूल के साथ जुड़ी रही हैं और ज़मीनी हमें बताएंगी कि क्या वाकई ग्रेडिंग सिस्टम ने क्या कुछ बदला है स्कूलों में, क्या कुछ ऐसा वाकई ये है कि जो स्तर है शिक्षा का वो नीचे जा रहा है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल बिना पढ़े हुए, चूँकि फेल होने की कोई संभावना नहीं है, फेल ना होने की गारंटी है, इसलिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। लता वैद्यनाथन जी, आपका क्या मानना है? क्या ज़मीनी सच्चाई यही है कि ज़मीनी तौर पे भारत तैयार नहीं है, अभी इम्तिहान होना ज़रूरी है, इम्तिहान की भट्टी से होकर गुजरना ज़रूरी है हर छात्र का? अच्छा, तो मेरा मानना ये है कि हम जो मर्जी पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी के लिए हर सिस्टम को अच्छी तरह से पहले तैयार कर लेनी चाहिए हमको। नहीं तो पॉलिसी अपनी जगह तो अच्छी है, पर उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं हम। मैं भी मानती हूँ कि ग्रेडिंग सिस्टम बहुत जरूरी है और सिस्टम में कोई खामी नहीं है, पर उसके लिए शायद हमारा अभी ये कंट्री तैयार नहीं है। खाली लीडिंग प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स की शिक्षा को लेकर चलना हमारे लिए सही भी नहीं है। दूर दूर तक देखा जाए तो लोगों को ये पूरी सिस्टम समझ में नहीं आई है, और टीचर्स की ट्रेनिंग की कुछ कमी होने की वजह से या स्कूल्स में तैयारियों की कमी होने की वजह से ये हम कर नहीं पाए सही तरीके से। मगर अगर ग्रेडिंग सिस्टम को ही लेकर हम करें, सारी दुनिया में ग्रेडिंग सिस्टम चलती हैं, तो हमारे कंट्री में क्यों नहीं चल सकती? मगर अगर उसके लिए हम तैयार नहीं हैं और ऐसा लगता है कि उसमें एक भेदभाव की भावना आ जाती है, रूरल अर्बन डिवाइड आ जाता है, जो फर्स्ट जनरेशन लिटरेट बच्चे हैं उनके में और बच्चों में फर्क आ जाता है, तो हमें इसे समझना जरूरी है और उसको फुल ट्रेनिंग के साथ जब हम अगर इसको अमल करेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो फीडबैक हमें मिल रहा है कि एग्जाम्स होने चाहिए और उसी तरीके से उनको नंबर से ही उनको समझना चाहिए, तो फिर शायद हमें ऐसा काम भी करना होगा कुछ और सालों के लिए, और इस बात की तैयारी साथ साथ रखनी होगी कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें और फिर हम
और कंट्रीज की तरह हम ग्रेडिंग की ओर चलेंगे। ग्रेडिंग बाय इटसेल्फ इज नॉट अ बैड आइडिया। जी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर अनीता रामपाल, ये बताइए, फिलहाल लगता है कि कमोबेश जो एक कंसेंसस है वो इस दिशा में बढ़ रहा है कि वाकई एक सिद्धांत के तौर पर ग्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा की जो पद्धति अभी भी पिछड़ी है, या हम कहें जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो बेशतर हिंदुस्तान का हिस्सा है वो अभी भी सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। एक तो मैं स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि ये दो अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। जो ग्रेडिंग शब्द इस्तेमाल हो रहा है ये 10वीं के लिए सेकेंडरी स्कूल का इस्तेमाल हो रहा है, पर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 8वीं तक के लिए 14 साल की उम्र तक बात कर रहा है, वो कह रहा है कि सतत मूल्यांकन हो। वो कह रहा है कि पूरे साल भर जो बच्चे कर रहे हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन हो और उसका रिकॉर्ड रखा जाए, उनको देखा जाए, उसका अवलोकन किया जाए। ये अलग चीज़ है, उसमें ग्रेडिंग का सवाल नहीं है कि आप सतत मूल्यांकन कर रहे हैं क्या। एक्ट कहता है कि आपको उसी तरह से मूल्यांकन करना क्या है। बाध्यता है ये? बाध्यता है एक्ट में कि जिस तरह से आप पढ़ा लिखा रहे हैं। और एक्ट हमारा एक तरह से ऐतिहासिक है, दुनिया भर में लोग कह रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा एक सेक्शन कहता है कि क्लास में भी किस तरह से पढ़ाई हो। ये नहीं कि बैठे हुए रटते हुए ब्लैक बोर्ड को देखते हुए, तो किस तरह से उनको एक सक्रिय रूप से सीखने का सिखाने का मौका मिले। जब हम वो करते ही नहीं है और फिर और मूल्यांकन हम अवलोकन से करते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। एक्ट ये नहीं कहता कि एग्जाम मत लीजिए, ये भी उसका एक गलत इंटरप्रिटेशन है। एक्ट कहता है पूरी तरह से जो एग्जाम लीजिए कीजिए, फेल न कीजिए। ये अंतर है। और ये जो बात हो रही है, जानबूझ के एक गडमड बात हो रही है। ये कहना कि हम 9वीं में फेल हो रहे हैं तो एक्चुअली पहले ही फेल हो जाते। सुब्रमण्यम जी क्या कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। क्या ये कह रहे हैं कि दूसरी में फेल कर दो, अच्छी बात है? अभी तक हमारे जितने पहले आंकड़े थे, दूसरी में और तीसरी में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट था। और यही कारण था कि हम उनको क्लास में सक्रिय बनाने का, उनको सीखने का, जिस तरह से वो सीख सकते हैं वैसे करेंगे नहीं, और हम उनको फेल कर देंगे, जाइए बाहर सिस्टम से। और वो कौन बच्चे हैं जो ज्यादा जा रहे हैं? तो दुनिया के शिक्षाविद जो वास्तव में संवेदनशील रूप से, प्रगतिशील रूप से बच्चों के साथ काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि किसी को फेल करके या फेल के खतरे से और डंडे से आप उसको एक अच्छा लर्नर नहीं बना सकते। अच्छा लर्नर के लिए उसका माहौल है क्या? हमने क्रियान्वयन में क्या एक ऐसा माहौल बनाया हर क्लास में, हर स्कूल में, जहां बच्चों के सीखने का माहौल बने, जहां वो गतिविधियां हो जो एक्ट में लिखी है? कुछ नहीं अगर हमने किया। फिर कहा कि टेस्ट भी हमने उसी एग्जाम ले सकते हैं, पर अगर हम सतत मूल्यांकन नहीं कर रहे और वैसे रटने के इम्तिहान, प्लीज देखिए जो लोग कह रहे हैं ये हम फेल करना चाहते, पिछले 5 साल के इम्तिहान देखिए कैसे लिए गए। सब रटने वाले सवाल, कहीं न सोच का, न हाथ से करने का, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहा जाए कि अपने ऊपर सोच सकें छात्र, अपनी अभिव्यक्ति का भी नहीं। हमने देखा है, सारे स्कूलों में देखा है किस तरह के सवाल लिए गए। प्राइमरी मतलब एलिमेंट्री स्कूल में, 10वीं की बात नहीं कर रही, तो जब हमने वो किया ही नहीं, उस तरह ना उनका मूल्यांकन किया, ना उनको सिखाने के वो गतिविधियां की, तो फिर ये बच्चे पे डालना जिम्मेदारी कि उसको डंडा देंगे फेल करने का, ये कहाँ का न्याय है? सुब्रमण्यम जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं विमल जी की तरफ भी जाऊंगी। नहीं, ये तो बात सही है कि आरटीई ऐतिहासिक लॉ है, लेकिन इंडियन ग्राउंड कंडीशंस ऐसे हैं, बिल्कुल लता जी ने सही कही कि टीचर्स का ट्रेनिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये भी सही कहा गया है कि हमारी लर्निंग सिस्टम ठीक नहीं है, हमारी रोड सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम है, बच्चों का सोचने का, थिंकिंग करने का सिस्टम है नहीं। ये ग्राउंड कंडीशंस असली में ये है, तो केवल ये के सिद्धांत रूप से, और ये भी बहुत व्यावहारिक है कि 5 तक डिटेन न किया जाए और डिटेंशन 6, 7, 8 में नहीं हो। तो इसका मतलब है कि अमेरिका में, यूरोप में जो हुआ है अच्छा हो रहा है, इंडिया में भी होना चाहिए, गुणवत्ता होना चाहिए, फोकस हमारा होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर ट्रेनिंग, टीचर प्रिपरेशन, स्कूल कंडीशन, करिकुलम, पूरा रिफॉर्म, पूरा सब होना चाहिए। लेकिन जब तक नहीं होगा, आजकल उसी क्लास में गधा घोड़ा को भी रख के, जिनका 90 मार्क आता है, जिसका 5 मार्क आता है, दोनों को आप अभी उनको पास कराएंगे। टीचर 2 साल 3 साल बाद बिल्कुल इंटरेस्ट
नहीं लेगा, वो कह देगा कि तुम जो चाहो करो, हमसे मतलब नहीं है। तो असलियत यह है, सिद्धांत रूप से नोटिफिकेशन अच्छा पॉलिसी है, वो हमारा एम होना चाहिए, 5-10 साल के बाद होना चाहिए। आज की तारीख में सिस्टम, हमारी ग्राउंड कंडीशन ऐसा नहीं है। केवल तेरी बात का फायदा नहीं है, असली में गरीब लोग हैं यहाँ, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। अमेरिका जर्मनी में हो रहा है, उसका म्यूटेटिस म्यूटेंटिस यहाँ अप्लाई हो नहीं सकता। ठीक है विमल जी। हाँ, मेरा कहना ये है अरफा जी कि आज जो केब की बैठक हुई, उसके बाद मंत्री जी ने पत्रकारों को बुलाकर बैठक की जानकारी भी दी। उसमें ये बात उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको साथ आना होगा। ये नहीं कि हम क्या करते हैं, हम कभी शिक्षा पर डाल देते हैं दोस्त, कभी छात्र पर डाल देते हैं, कभी संस्थान पर डालते हैं। तो सब जगह गड़बड़ियाँ हैं, उनको ठीक किया जाए। जैसे उन्होंने कहा कि 5 लाख तो अभी टीचर जिनको दिया जाना था प्रशिक्षण वो नहीं दिया सका 2015 तक। अब उसकी वजह से इस एक्ट में संशोधन कर 5 साल का टाइम बढ़ाएंगे, इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन उनका जोर है कि 3 साल के भीतर ही इसको सबको दिया जाए प्रशिक्षण। तो पहले तो इतने 10 साल में सबको नहीं दिया सका प्रशिक्षण, तो जब शिक्षक ही प्रशिक्षित नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और इसके अलावा जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो है उसका वो भी बहुत गंभीर है आपस में मामला, सिर्फ ग्रेडिंग तक ही मामला नहीं है ये। वो भी है, और शिक्षकों पर जो शिक्षेतर जो काम है, कभी वो मतदाता सूची कर रहे हैं, कभी वो पल्स पोलियो को टीका दे रहे हैं, कभी वो माने जनगणना है उसमें चले जा रहे हैं, कभी वो अपने स्कूल के अंदर जो सैलरी है उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसमें भी उनका बहुत सारा समय जाता है। ये बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए इस पर गंभीरता से सरकार। लेकिन इम्तिहान हो ना हो इसको लेकर जो बार बार बात हो रही है कि राज्य सरकारों पर हम छोड़ दें कि 8वीं क्लास का इम्तिहान वो चाहे लें या ना लें। अभी हमारे संवाददाता ये कह रहे हैं नहीं, इसमें सब ले सकते बिल्कुल नहीं, लेकिन लेते नहीं है। इसमें अरफा जी उन्होंने भी कहा कि 5वीं के बाद अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको एक और मौका दिया जाए, है ना। 6ठी में कोई फेल जाए तो एक और मौका दिया जाए, है ना। तो एक और मौका देने की बात हो रही है कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो एक और मौका उसको दिया जाए, और लर्निंग आउटकम है इस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। इसको भी RTI जो एक्ट है उसमें वो एक जो उसके नियम है उसमें भी वो शामिल करने वाले हैं कि इस लर्निंग आउटकम पर जोर दिया जाए। क्योंकि जो असर की रिपोर्ट कई साल आई उसमें बताया गया कि 5वीं कक्षा के छात्र जो पहली कक्षा के बराबर नहीं पढ़ पाते हैं, कोई हिसाब नहीं पढ़ पाते हैं, कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। तो लर्निंग आउटकम जो है वो ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्स भी उतना ज़रूरी नहीं है जितना लर्निंग आउटकम जरूरी है कि जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये मामला है, तो इसलिए लर्निंग आउटकम। और ये प्रोफेसर रामपाल, इसके अलावा जो बात हो रही है कि जो RTE है, राइट टू एजुकेशन है, इसका कोडिफिकेशन होना चाहिए, इससे क्या मुराद है, क्या कहना चाहते हैं, क्या फ़ायदे होंगे? कोडिफिकेशन जी, इसको कोडिफाई किया जाए, ये भी बात हो रही है। मुझे स्पष्ट नहीं क्या मतलब आपका। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी इसके अलावा। मैं बताता हूँ, कोडिफाई उसके लिए लर्निंग आउटकम के लिए उन्होंने कहा कि उसको कोडिफाई किया जाए। हाँ। अभी तक कोडिफाई नहीं है, इसलिए मंत्री जी ने कहा कि उसको कोडिफाई किया जाए, पूरे तरीके से उसको व्यवहारिकता जो है बताई जाए। पहली कक्षा का छात्र है वो कितना जानता है उसका एक बनाया जाए, दूसरी कक्षा के छात्र को ये जानना चाहिए, तीसरी कक्षा के छात्र को ये जानना चाहिए। तो सारा इसको कोडिफाई किया जाए और फिर उसको उस एक्ट में भी शामिल कर लिया है कि हाँ भाई हर क्लास के बच्चों को इतना जानना, कम से कम मिनिमम ये जाना चाहिए, ये उन्होंने। हाँ। एक थोड़ी दिक्कत इसमें यह है कि कुछ साल पहले तक हम लोग मिनिमम लर्निंग लेवल्स, मतलब पूरा देश जो है वो MLL कर रहा था और कई जगह और लोग भी कर, पर इससे क्या था कि वो कोई लर्निंग पे फोकस नहीं था। वो टॉपिक्स जैसे इतना सीख ले, 1 से 100 तक गिनती सीख ले, ऐसे सीखते नहीं है कोई ना। वो एक लिनियर प्रोसेस होता है। इसलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने भी इस पे जोर दिया कि सीखने की प्रक्रिया क्या है, और वो ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिनियर है या उसको आप अंक दे के 1 से 100 तक ही सीखना है। बच्चे 1000 तक भी सीखते हैं, 100, 200, 300 भी सीखते हैं, ज़रूरी नहीं कि 99 सीखें। तो उनकी सीखने की प्रक्रिया पर जोर दें। और एक्ट क्या कहता है, ये नहीं कहता इम्तिहान मत लीजिए, कहता है कंपेटिटिव एग्जाम, कोई सिलेक्टिव एग्जाम मत लीजिए, क्योंकि इन दोनों में अंतर होता है। आप एक लोकल एग्जाम अगर लें तो उसमें जो एग्जाम ले भी रहा है या ले रही है उसे मालूम है कि क्या पढ़ाया गया, कैसे सीखा गया, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है वहाँ का, विकेंद्रित रूप से आप उसका कीजिए।
लता वैद्यनाथन जी, क्या बताइए, काफ़ी हद तक क्या ये जो भारतीय जनमानस है, जो जनता है, उसके अंदर भी इसको लेकर जो एक कामयाब होने की या सबसे अच्छा करने की जो एक भूख है, खासकर पेरेंट्स जो है स्कूल जाके कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं उस तरह से इम्तहान लेते हैं, मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया, क्या आपको लगता है ये सब दबाव भी काम कर रहे हैं कि क्या मानसिक तौर पर हम मनोवैज्ञानिक तौर पर भी तैयार नहीं हैं अब इसके लिए? मेरा मानना ये है कि ये भूख जरूरी है, ये भूख बहुत जरूरी है हमारे देश की तरक्की के लिए, और ये इसलिए भी जरूरी है कि लोग अच्छी तरह से अपने परफॉर्मेंसेस दें। मगर इश्यू ये है कि इसका एक तनाव बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो सकता है बिना किसी तनाव के। और खाली इसमें जो प्रोसेस, प्रोसीजर्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, जो सारे स्टेक होल्डिंग की अभी 2 मिनट पहले बात हुई थी, वो मुझे लगता है बहुत सही चीज है। सबको साथ जुड़कर करना बहुत जरूरी है, और ये मानकर चलना है कि जो उन्होंने अभी बात की, लर्निंग आउटकम हो रहा है या नहीं, ना कि खाली परीक्षा और उसके नंबर से, क्योंकि ये भूख नंबरों तक नहीं रहने की जरूरत, क्योंकि सक्सेस की और नंबरों की देयर इज नो कोरिलेशन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम स्कूल का माहौल, पेरेंट्स की क्या सोच है, बच्चों पे क्या दबाव है, और बच्चा हर यूनिक होता है तो उसको वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, ये सारी चीजें हमें लेकर चलना जरूरी है। और उसमें हर स्कूल को ये भी जरूरी है कि इन चीजों को मानने के लिए हमें एक काउंसलर की जरूरत है। आप देखेंगे कि काउंसलर्स बहुत कम हैं स्कूल्स में, और इन सब कमियां बहुत है, समय भी मेरे पास कम है। सुब्रमण्यम जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ही जानना चाहती हूँ कि क्या इस बैठक का जो नतीजा रहा उससे हमें ये भी दिशा मिलती है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ड्राफ्ट जो जिसे किया जा रहा है, आप भी उसका एक हिस्सा हैं, कि उसकी दिशा भी कुछ पता लग सके? मुझको लग रहा है कि अच्छा शुरुआत है। जितने बातें अभी हुए हैं, 90 रिकमेंडेशन हमने दिया है, होलिस्टिक रूप से इसको एड्रेस किया जाए। ये फर्स्ट स्टेप आज लिया गया है। मेरा पूरा उम्मीद है कि अगले महीनों में कई रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट होंगे। 60-70 साल से उतनी बात हम करते रहे जो आज बात हुई है। गुणवत्ता होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, वो कोचिंग, लर्निंग आउटकम होना चाहिए। कॉन्क्रीट स्टेप्स अभी लेना बहुत ज़रूरी है। इंडियन कंडीशन को देखते हुए मुझे आशा है कि आज शुरुआत हुआ है, उससे आपका आगे चलता रहेगा। ठीक है, विमल जी 30 सेकंड। हाँ, उसमें ये है कि उन्होंने मंत्री जी ने नई शिक्षा नीति खासकर, हाँ, उसमें कहा है कि अभी एक कमेटी और गठित होगी, और ये जितने सुझाव आए हैं, जो सुमन समिति का भी है और बहुत बात सुझाव हैं, उन सुझावों की मैंने जांच पड़ताल की जाएगी, उसका अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद कमेटी आएगी, फिर वो कमेटी फिर अपना की रिपोर्ट देगी, और तब एक बनेगा ड्राफ्ट, और फिर कैबिनेट में जाएगा। उसके बाद ये नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पे देखते हैं कि फिलहाल जो प्रस्ताव हैं, सुझाव जो हैं, हालांकि माना जाता है कि फिलहाल ये जो बैठक है ये दरअसल सबसे उच्चतम स्तर की बैठक मानी जाती है फिलहाल शिक्षा नीति का जहां तक सवाल है, लेकिन देखना होगा कि आगे किन किन सिफारिशों को माना जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।